वेलकम स्टूडेंट्स इन द नीता जजू सीकर। आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 3। ये चैप्टर ऑलरेडी इंग्लिश में डिलीवर हो चुका है, तो आप स्टूडेंट्स की एक स्पेशल डिमांड के ऊपर आई एम गोइंग टू डिलीवर द चैप्टर इन हिंदी ऑल्सो। सो आज का चैप्टर ये चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट हिंदी में है। देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हमने कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। एक तो इस पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट में हमने इसका मीनिंग देखना है कि सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है। दूसरा हम देखेंगे प्लानिंग कमीशन, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान एंड पोस्को प्लान। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, बॉम्बे प्लान एक्सेट्रा, तो इनके ऊपर भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। प्लानिंग मीन्स एक सिस्टमेटिक रेगुलेशन है जिसके ज़रिए हम अपने एक टारगेट को अचीव कर सकते हैं। स्टूडेंट, जैसे आपको एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर एक फैमिली है, उसने अपने घर को अच्छे से चलाना है, तो पहले वो प्लान करते हैं कितनी इनकम है, कौन से उनके जो मेजर प्रायोरिटीज़ हैं, किन चीज़ों पे फोकस करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना बजट प्लान करते हैं। सेम इंडिया में भी आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने एक सिस्टमेटिक रेगुलेशंस बनाए, एक प्लानिंग के बारे में सोचा जिसके ज़रिए हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करें। तो दूसरी बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट मीन्स एक प्रोसेस है जिससे हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करते हैं। स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट का मीनिंग हर पर्सन के लिए डिफरेंट है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कंट्री टू कंट्री। जैसे एक रिक्शा पुलर है, उसको अगर अपना एक नया ऑटो मिल जाए तो उसके लिए तो यही डेवलपमेंट है। सेम ऐसे ही इंडिया में क्या था, इंडिया एक जो न्यूली डेवलप्ड कंट्री, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री था, इसने अपनी डेवलपमेंट के प्रोसेस को भी शुरू करना था। इसके लिए डेवलपमेंट मतलब जो वेस्ट की कंट्रीज़ में ऑलरेडी चल रहा है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी इकॉनमी, उनकी प्रोडक्शन और उनकी टेक्नोलॉजी। तो डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक लेवल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, टेक्निकल प्रोडक्शन, इसको हम इम्प्रूव करते हैं। तो प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था, प्लानिंग क्यों करते हैं? एक तो अपनी इकॉनमी को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, सेल्फ जनरेटिंग बनाने के लिए कुछ ऐसी स्ट्रैटजीज मतलब पॉलिसीज यूज़ करते हैं जिससे हमारी कंट्री की इकॉनमी, हमारी सोसाइटी, हमारी टेक्नोलॉजी एक सेल्फ रिलायंट हो जाए। और मेजर इसमें था जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको हम जुडिशियसली अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करें। ये ना हो कि वो रिसोर्सेज पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सीमित होकर रह जाए। तो हमारे गवर्नमेंट ने प्लानिंग के लिए सबसे पहला क्या किया, तो ये एक सोचा समझा हुआ टास्क था जो एक दिन में नहीं हुआ था। इट इज़ नॉट द टास्क दैट इज थॉट विद इन द नाइट, ओवरनाइट ऑल्सो। एक्चुअली दिस प्रोसेस वाज स्टार्टेड बिफोर द इंडिपेंडेंस। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इंडिपेंडेंस से पहले ही हमारे लीडर्स ने, हमारे इकोनॉमिस्ट ने नेशनल प्लानिंग जो कमेटी थी वो बना ली थी। 1930 में ये प्रोसेस शुरू हो गया था। इस कमेटी का मेन एम क्या था कि 5 ईयर्स के हम प्लान सेट करेंगे, उसमें एनुअल बजट बनाएंगे, फिर इंडिया को डेवलप करेंगे। दूसरा एक मेजर फैक्टर हमारी हिस्ट्री में बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान क्या था एक्चुअली, हमारे जो उस टाइम के मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो एक जगह इकट्ठे हुए बॉम्बे में। उन्होंने एक मीटिंग रखी, एक जॉइंट प्रपोजल दिया कि इंडिया में प्लान्ड इकॉनमी होनी चाहिए ताकि हम डेवलपमेंट कर सके। इसके लिए उन्होंने ड्राफ्ट पहले ही बना दिया था 1944 में। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब हमने प्लानिंग शुरू कर ली, किस मॉडल पे करेंगे, मतलब जो हमने प्लानिंग का प्रोसेस है वो कैसा होगा। वेस्टर्न कंट्रीज में उस टाइम 2 मॉडल मेन थे, पूरे वर्ल्ड में 2 मॉडल थे। एक था सोशलिस्ट मॉडल, सोशलिस्ट इकॉनमी, ये था रशिया का मॉडल, यूएसएसआर का। इसमें मेन क्या थी कि इसमें पब्लिक सेक्टर का मेन रोल होता है, मेन कंट्रोल पब्लिक सेक्टर का, गवर्नमेंट का है, और इसमें वेलफेयर प्लान ज़्यादा होते हैं। दूसरा था हमारा कैपिटलिस्टिक इकॉनमी, सी, तो इसमें ये मॉडल था हमारा यूएसए का, अमेरिका का मॉडल था। कैपिटलिस्ट इकॉनमी में क्या है, मेजर इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें प्राइवेट सेक्टर मेन इम्पॉर्टेंट है, सारे रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के पास है। वो प्लान करते हैं कि किस चीज़ को फोकस करना है, किसको प्रायोरिटीज़ देनी है।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास उस टाइम पे दो मॉडल्स थे, डोंट फॉरगेट द नेम ऑफ द मॉडल्स, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो इंडिया ने किसको फॉलो किया है? इंडिया फॉलोड द बोथ। सी द थर्ड सर्कल, मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया ने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को प्रेफर किया और हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को, इस मॉडल को फॉलो किया अपने प्लान्स में। नाउ सी, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सोशलिस्ट मॉडल को ज़्यादा प्रेफर किया था। क्यों? बिकॉज जो हमारी इकोनॉमी थी, हमारी सोसाइटी थी, उसमें डेवलपमेंट अभी स्टार्ट करनी थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। एक्चुअली जो मेन प्रायोरिटी दी गई थी दैट वाज टू एलिवेट द पॉवर्टी, पॉवर्टी को ख़त्म करना था। जो सोशल और इकोनॉमिक गैप था उसको हमने रिड्यूस करना था, और इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन जो रिसोर्सेज की थी उसके लिए हमने बहुत सारी डिबेट्स की। नए नए जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या फिर हमारे एग्रीकल्चरलिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, सब ने अपने अपने व्यूज़ दिए। तो एटलीस्ट हमने इंडिया में प्लानिंग शुरू की मिक्स्ड इकोनॉमी के बेस पे। तो इन सब के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या सेट किया? प्लानिंग कमीशन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम, तो इसको बहुत ध्यान से करना है। प्लानिंग कमीशन क्या था? इंडिया का प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था। एक्चुअली ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी और इस पे जो चेयरपर्सन थे खुद उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे मेंबर्स थे, उनकी बहुत सारी एडवाइजेस थी, जिसकी वजह से हमने अपने प्लान को सक्सेसफुली लॉन्च किया। एक्चुअली हमारे प्लान का मेन मोटिव क्या था? इट हेल्प्स टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड टू इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम। मतलब बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपनी कंट्री की जो इनकम है उसको इंक्रीज करना। देखते हैं स्टूडेंट्स अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये 1951 से लॉन्च हुआ था। एक्चुअली जो इसको बनाने वाले थे, जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया था, उनका बहुत मेजर रोल था। द पर्सन इज द यंग इकोनॉमिस्ट के.एन. रॉय। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स। के.एन. रॉय जो उस टाइम के यंग इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान को ड्राफ्ट किया। मेन फोकस किया पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर, कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना है हमने। तो इसके लिए सबसे पहले उन्होंने जो अपने व्यूज़ दिए और हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स रखे, एक तो था कि जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो बड़े डैम्स के और इरिगेशंस के ऊपर करनी है। क्यों ऐसा किया उन्होंने? क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री था, तो सबसे पहले उन्होंने एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देते हुए एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के बारे में सोचा। और एग्रीकल्चर के लिए हमें क्या चाहिए? हमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ चाहिए, उसके लिए डैम्स, और वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी होगी उससे एग्रीकल्चर सेक्टर को थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो इसके अलावा उन्होंने जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी एग्रेरियन सोसाइटी को दी। इसके अलावा हमने उस टाइम जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था दैट इज़ भाखड़ा नंगल डैम। उसके अलावा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या मेन फोकस था? लैंड रिफॉर्म्स। क्योंकि ये रूरल एग्रेरियन सोसाइटी थी इंडिया में, तो सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स इशू किए गए। इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट के प्लान्स थे। गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स के तहत कई जो हमारे पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनको अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारे प्लान लॉन्च किए। आगे चल के हम इनको भी डिस्कस करेंगे। और इसका ओवरऑल मकसद क्या था? इंडिया का जो नेशनल इनकम का लेवल है उसको इंक्रीज करना। तो चलते हैं हम सेकेंड 5 ईयर प्लान की तरफ। सेकेंड 5 ईयर प्लान, इसका मेन फोकस जो था वो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर था। अब स्टूडेंट देखो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में मेन फोकस था हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर, यहाँ पे प्लान का फोकस है इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। तो नेचुरली ये रूरल एरियाज़ के जो पीपल थे उन्होंने इसको थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया था, क्योंकि जो भी बड़ी इंडस्ट्री है उसका बेनिफिट, उसकी प्रॉस्पेरिटी सिर्फ अर्बन सिटी एरिया वाले लोगों को ज़्यादा मिलती है। तो नेचुरली इन दोनों में बहुत डिफरेंस था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकेंड 5 ईयर प्लान में डिफरेंस क्या था हम देखते हैं। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्ज़ाम में 6 मार्क्स के अंदर आ जाता है कि दोनों प्लान्स में मेन डिफरेंसेस क्या थे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था और सेकेंड 5 ईयर प्लान था। फर्स्ट जैसे कि आपको बताया एग्रेरियन सोसाइटी के ऊपर था फोकस, और सेकेंड में हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर था। सेकेंड 5 ईयर प्लान में एक और इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट था कि इसमें बहुत क्विक चेंजेस लेके आना चाहते थे, सडन चेंजेस, क्विक चेंजेस। इसके स्ट्रक्चरल
ट्रांसफॉर्मेशन करनी थी इंडिया की, मतलब बड़े लेवल पे इंडस्ट्रीज के में जो चेंज लेके आनी थी, प्रोडक्शन में जो चेंज लेके आनी थी, तो इस डायरेक्शन में इसको लॉन्च किया गया। और ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान से थोड़ा डिफरेंट भी था और इसको थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया गया। नाउ देखते हैं कि इस प्लानिंग के टाइम पीरियड में इंडिया में कुछ रेवोल्यूशंस भी हुई। स्टूडेंट, रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या है? जब बहुत बड़े लेवल पे कोई बहुत बड़ी चेंज आती है। तो यस, इसके नाम से क्लियर हो रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन ये बड़ी बिगेस्ट चेंज जो थी ये एग्रीकल्चर के फील्ड में थी। एग्रेरियन चेंज थी, स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था इसकी प्रोडक्शन में। ये इंक्रीज कैसे हुआ? गवर्नमेंट की कुछ स्पेशल स्ट्रैटेजीज, स्पेशल पॉलिसीज, इनमें मेन था हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड। देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर HYVs, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स हैं, अच्छी नई क्वालिटी के सीड्स हैं जिससे जो हार्वेस्ट है बहुत ज़्यादा होता है। फर्टिलाइज़र यूज़ किए, पेस्टिसाइड को यूज़ किया गया और इरिगेशन फैसिलिटीज़ को भी यूज़ किया गया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ये जो हुई थी इसने पुअर पीजेंट्स और मिडिल पीजेंट्स को काफ़ी बेनिफिट दिया। बट स्टूडेंट्स, आपको पता है इसमें कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी थे। इसके कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो थे वो क्या थे? एक तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन इट वाज लिमिटेड विद इन द नदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। हमारे जो फ्यू स्टेट्स जैसे पंजाब है, हरियाणा और पार्ट्स ऑफ यूपी, इसमें ये सीमित होकर रह गया था। पूरे इंडिया में इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिले थे। इसकी वजह से क्या हुआ था, जो बिग रिच लैंडलॉर्ड से, बिग फार्मर्स थे, वो तो इजीली परचेज कर लेते थे जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, बट पुअर पीजेंट्स इसको परचेज नहीं कर पाते थे। और सबसे बड़ी बात, उस टाइम पे लैंडलॉर्ड सिस्टम था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो रिच पीपल थे, रिच लैंडलॉर्ड थे, उनको बेनिफिट हुआ, और जो टेनेंट्स थे, लैंडलेस फार्मर्स थे, उनको इतना बेनिफिट नहीं हुआ। तो रिजल्ट क्या हुआ? दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। मीन्स उनमें एक तरह का इकोनॉमिक गैप, रिच और पुअर के बीच में इकोनॉमिक गैप बहुत इंक्रीज हो गया था। दूसरी रेवोल्यूशन की बात करते हैं हम लोग, वाइट रेवोल्यूशन की। तो जैसे कि आप देख सकते हो, वाइट रेवोल्यूशन का मीनिंग, ये भी एक रेवोल्यूशन थी, मतलब एक बड़ी प्रोडक्शन हुई थी। किस फील्ड में हुई थी? ये मिल्क के फील्ड में हुई थी, दैट इज वाइट रेवोल्यूशन। ये गुजरात में शुरू हुई थी स्टूडेंट्स, और इसका श्रेय जाता है वर्गीस खुरे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 1 मार्क्स में। वर्गीस खुरे को हम मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि ये वो पर्सन था जिसने गुजरात में कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन को लॉन्च किया था, और आगे चल के इसने अमूल को लॉन्च किया। तो अमूल अपने आप में क्या है? एक यूनिक अप्रोप्रिएट मॉडल है। इसकी वजह से क्या था, गुजरात में जो रूरल डेवलपमेंट थी बहुत तेजी से हुई। स्पेशली विमेन का जो स्टैंडर्ड था, उनको जो था एम्प्लॉयमेंट मिली थी, उनकी पॉवर्टी का जो लेवल था वो रिड्यूस हो गया था। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो रेवोल्यूशन हुई मिल्क की प्रोडक्ट्स के फील्ड में, उसको बोलते हैं वाइट रेवोल्यूशन। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आपकी NCERT की बुक में बहुत अच्छे से गिवन है। ये वाइट रेवोल्यूशन है, वर्गीस कुरियन ने दी थी। उसके बाद हम बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स की। तो स्टूडेंट्स, हमारे प्लानिंग के ड्यूरिंग जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, स्पेशली उसमें एग्रेरियन सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में इंप्रूवमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे लैंड में रिफॉर्म्स किए, सुधार किए। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो लैंड रेवोल्यूशन था, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने एक्ट पास करके इसको ख़त्म कर दिया था, ज़मींदारी सिस्टम को। जो लैंडलॉर्ड का सिस्टम था, ज़मींदारी सिस्टम था, वो ख़त्म हो गया। और दूसरा स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड्स। अब लैंड को कंसोलिडेट करने का मीनिंग क्या है कि जो फार्मर्स के स्मॉल पीस ऑफ लैंड से, स्मॉल फार्मर्स के छोटे छोटे फार्म थे, ठीक है, तो उनको गवर्नमेंट ने एक जगह कंसोलिडेट कर दिया। अब लैंड का जो साइज था, फार्म का साइज था, उनकी होल्डिंग साइज बड़ा हो गया। अब बड़े साइज ऑफ फील्ड में वो क्या कर सकते हैं, इजीली एक ट्यूबवेल से या उसमें कंबाइंडली एक ट्रैक्टर या और भी जो इंस्ट्रूमेंट है इजीली यूज़ कर सकते हैं, और उनकी जो प्रोडक्शन है वो नेचुरली इंक्रीज हो जाएगी। सो ये दो प्लान थे हमारे, दो स्टेप थे जो लैंड रेवोल्यूशन में प्लानिंग के पीरियड में लिए गए। बट स्टूडेंट्स, ये इतने सक्सेसफुल नहीं हुए थे। ड्यूरिंग प्लानिंग टाइम में क्या था कि कुछ जो प्लान थे गवर्नमेंट के, वो सारे एरिया में इतने अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हुए।
इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। एक तो हमारे लोग हैं, पीपल, वो वायोलेट करते हैं, लॉ को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो स्पेशल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आते हैं, किसी न किसी लीडर के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। या फिर दूसरा, कई बार लॉ बनते बहुत अच्छे हैं बट वो सिर्फ पेपर्स में रह जाते हैं, अच्छे से इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाते। तो ये स्पेशल एग्जांपल है हमारी। इसके अलावा 1965 से लेकर 1967 एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी कंट्री में, ड्रॉट्स पड़ गए, मतलब देयर वाज नो रेनफॉल। अगर रेनफॉल नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी, हमारे ग्रेन्स में प्रोडक्शन नहीं हुई, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन नहीं हुई, तो इसकी वजह से क्या था, फूड की शॉर्टेज आ गई। और ये स्पेशल हुआ था हमारे इंडिया का जो पार्ट था बिहार स्टेट में, इसमें वहाँ पे फेमाइन की सिचुएशन हो गई थी, मतलब अकाल पड़ गया था। अब खाना नहीं है, नेचुरली जो प्राइसेस हैं फूड की बहुत ज़्यादा हाई होगी, आम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो इससे क्या हो गया, स्टारवेशन शुरू होगी, पीपल स्टार्टेड टू डाई विद द स्टारवेशन। तो इसके अलावा और भी इसके इफेक्ट थे, जो गवर्नमेंट की जोनिंग पॉलिसीज थी या फिर जो गवर्नमेंट की ट्रेड पॉलिसी थी, दूसरी स्टेट से जो फूड को इम्पोर्ट करते थे वो बंद हो गया था। इसकी वजह से बिहार में फूड क्राइसिस पड़ा, जिसको हम फेमाइन की कंडीशन भी दे सकते हैं। ये टाइम पीरियड हमारे प्लानिंग पीरियड में बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। अब देखते हैं कुछ मेजर टर्म्स। सबसे पहली टर्म है प्लान बजट। क्या होता है? एक्चुअली जब गवर्नमेंट प्लानिंग करती है तो अपनी प्रायोरिटीज़ को फिक्स करती है कि किस चीज़ पे हमने फोकस करना है, उस पर कितना खर्चा होना है। वो पूरे 5 साल के उस खर्चे को, उस अमाउंट को अलग से सेव रखती है, उसको बोलते हैं प्लान बजट। एक तरह की अमाउंट है जो 5 ईयर प्लान में हमारी मेजर प्रायोरिटीज़ के ऊपर, मेजर टारगेट्स को पूरा करने के लिए खर्च होती है। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी केरला मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग के टाइम पीरियड के ड्यूरिंग जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपने अपने स्टेट्स में, अपने रीजन में बड़े इनिशिएटिव्स लिए, मेजर स्टेप्स लिए। जैसे केरला गवर्नमेंट के स्टेप्स बहुत ही जो प्रेजेबल हैं। तो उन्होंने ये टारगेट रखा कि अपने एजुकेशन, हेल्थ और लैंड रिफॉर्म्स, इफेक्टिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन, जो गरीब लोगों को तक खाना पहुंचाना है, तो पॉवर्टी को कम करने के लिए। तो केरला गवर्नमेंट ने अपने पंचायत राज सिस्टम में लोकल लेवल से शुरू किए, पंचायत से, विलेज से शुरू किए, फिर ब्लॉक्स में, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गवर्नमेंट ने ये प्लान बहुत सक्सेसफुली लॉन्च किया, और इसको हम जानते हैं केरला मॉडल के नाम से। अगला क्वेश्चन है आपका, जेसी कुमारप्पा। ये पर्सन कौन था? जेसी कुमारप्पा एक्चुअली उनका ओरिजिनल नेम था जेसी कॉर्निलियस। वो क्या थे कि इकोनॉमिस्ट थे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और इसके अलावा वो गांधी जी के फॉलोअर थे। गांधीयन व्यूज़ के वजह से उन्होंने जो पॉलिसी प्रिंसिपल्स दिए उसमें मेन फोकस था हमारे पुअर सोसाइटी की तरफ, उसको अपलिफ्ट करने के लिए उन्होंने अपने प्लान्स में अपने कंट्रीब्यूशन दिए। तो उसके अलावा उन्होंने एक बुक भी लिखी, ही वॉज द ऑथर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जेसी कुमारप्पा हमारा जो प्लानिंग कमीशन था उसके भी मेन मेंबर थे। नेक्स्ट हमारी टर्म है प्लान हॉलीडे। क्या था ये प्लान हॉलीडे? जैसे हमारे पास एक हॉलीडे होता है पूरे वीक में, संडे हमारा हॉलीडे है, मतलब पूरे जो वर्किंग शेड्यूल है उसमें एक थोड़ा सा गैप आ जाता है। सेम जैसे अब इसके नाम से आपको क्लियर हो गया होगा, प्लान में हॉलीडे क्या था, मतलब कि ये एक तरह का गैप था। 2 5 ईयर प्लान्स में एक गैप था, ताकि जो पहले प्रीवियस प्लान में जो चीज़ें रह गई, जो हमने टारगेट अचीव नहीं किए, उसको थोड़ा रिव्यू करें। या फिर उस टाइम में जो नई गवर्नमेंट, विद इन 5 ईयर गवर्नमेंट चेंज होगी, उन लीडर्स को एक टाइम पीरियड मिल गया कि किस प्रोजेक्ट को कौन सी प्रायोरिटी देनी है, कि कौन सी प्रोविज़न देनी है, उसके लिए क्या बजट शो करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास था एक प्लान हॉलीडे। तो ये प्लान हॉलीडे कब हुआ था? 1979 से लेके 1980 तक। देन उसके बाद हुआ था 1990 से लेके 92 तक। तो ये 5 ईयर प्लान थे जिसमें एक गैप रखा जाता था, ताकि 5 ईयर प्लान्स में जो भी उसके वर्क है उनको सपोज करके, उनको रिव्यू करके, उनमें चेंजेस करके, उनको नई गवर्नमेंट उसको उसके ऊपर काम करने के लिए रेडी होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोस्को प्लांट। स्टूडेंट्स, जब हमारा चैप्टर शुरू होता है, आपने देखा होगा ये एनसीईआरटी बुक में हमारा ये ओडिशा विलेजर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पोस्को प्लांट के तहत, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली ओडिशा क्या है, ओडिशा में हमारा आयरन स्टॉक बहुत ज़्यादा है,
जो हमारा रिसोर्स है, मिनरल रिसोर्सेज ओडिशा में है, तो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने एक कोरियन कंपनी के साथ एक समझौता कर लिया, एक मेमोरेंडम साइन कर लिया, जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके तहत क्या था, उस गवर्नमेंट का मानना था कि कोरियन कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी और हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। बट वहाँ के उड़ीसा के लोग, स्पेशली वहाँ के विमेंस, 100 से भी ज़्यादा वो लोग आए और ग्राम पंचायत, स्पेशली उनके 2 विलेज थे, दिनकिया निगांव और एक था गदंगुझा। तो ये गदंगजंगा जो विलेज था, ये दोनों विलेज से लोग इकट्ठा होकर आए, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया कोरियन कंपनी के ऑफिस के बाहर कि वो इस प्लांट को सेट नहीं होने देंगे, मेमोरेंडम कैंसिल होना चाहिए। तो बात करते हैं ऐसा उन्होंने क्यों किया। स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हो कि इंडिया में जो रिसोर्सेज है वो नेचुरली जो दूसरी फॉरेन की कंपनियां उसको एक्सप्लॉइट करेगी, अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ करेगी। तो एक तो ये रीज़न था हमारे रिसोर्सेज को बचाया जाए। दूसरा रीज़न ये था कि अगर वो प्लांट सेट हो रहा है तो आसपास का जो फॉरेस्ट एरिया है उसको कट करना पड़ेगा, जो ट्राइबल पीपल है वहाँ पे उनको डिस्प्लेस, उनको बेघर होना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है हमारी वाइल्ड लाइफ वो भी इफेक्ट होगी। तो इसकी वजह से हमारे जो एनवायरमेंटलिस्ट थे वो भी इसके बारे में वरीड थे कि इससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी होगा। सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स, जो उड़ीसा में विलेजर थे वो पोस्को प्लांट को अपोज करने के लिए वहां पहुंचे। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट टर्म्स है लेफ्ट्स और राइट्स। ये आखिर लेफ्ट और राइट्स कौन होते हैं? एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी में 2 तरह की आइडियोलॉजी चलती हैं। तो जो लेफ्ट और राइट हैं ये डिफरेंट आइडियोलॉजी के पीपल हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट क्या करते हैं। लेफ्ट वो पीपल होते हैं जो पुअर पीपल की फेवर करते हैं, हु आर इन फेवर ऑफ पुअर, डाउन ट्रोडन, जो गरीब दुखियारे हैं उनकी सपोर्ट करते हैं, उनकी फेवर करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं कि उनकी फेवर में पॉलिसीज बनाई जाए। और जो राइटिस्ट होते हैं, राइटिस्ट क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि जो इकॉनमी चल रही है, जो हमारा ट्रेड चल रहा है, इंडस्ट्री चल रही है, उसमें फ्री कंपटीशन होना चाहिए। मार्केट में और इकॉनमी में गवर्नमेंट की दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट। तो ये तो 2 थॉट थे हमारे राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट पीपल के। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको शेयर भी करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। तो नेक्स्ट चैप्टर लेके जल्दी आएंगे। टिल दैट, गुड बाय।